जय हिंद दोस्तों। मैथ्स का आंसर की करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से मैथ्स स्टार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है अपने को 20 मैन कै वर्किंग, हिंदी में पढ़ लो। वैसे क्वेश्चन कोशिश करना चाहिए इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि हिंदी में कोई मिस्टेक आता है तो उसको मिस्टेक नहीं माना जाता है। ठीक है ना। खैर, और इंग्लिश में मिस्टेक होता है तो मिस्टेक माना जाता है। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, ये मैन, डे, आर, ठीक है ना, वाला क्वेश्चन है। एफिशिएंसी याद होगा आपको, पेन ड्राइव में ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए। यदि आपने अपना पेन ड्राइव ढंग से किया है तो एलडीसी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 100% सिलेक्शन होगा आपका। लेकिन पेन ड्राइव को प्रॉपरली करना है, ठीक है ना। एक एक क्लास को उसको कीजिए, अपने डाउट अपने बैच में पूछिए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास पेन ड्राइव नहीं है वो पेन ड्राइव मंगवा लें। पेन ड्राइव से प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगा एक सिलसिलेवार वे में, और उसमें क्या होगा, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4500 का पेन ड्राइव है। ठीक है, आप 9205330671 इस नंबर पे कॉल करके पेन ड्राइव का डिटेल ले सकते हैं। 9205330671। फिर से लिख देता हूं मैं, 9205330671। ठीक है, चलिए। तो 20 मैन किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं, ठीक है ना। और कितने दिन तक करते हैं, यहां पे आर यहां पे डे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। मैन, आर, डे, तो कितने दिन तक करते हैं, 21 दिनों में करते हैं। फिर कहता है कि इसी कार्य को 48 मैन कितने घंटे रोज करें, है ना, कि 7 दिन में पूरा हो जाए। अब बस काम किस चीज का है, काटने पीटने का। 7 एकम 7, 7 × 21, 8 पंजे 40, 5 चौके 20। और फिर से देखो, 7 को मैंने 21 से काटा 3, ठीक है। फिर 3 को 16 से काट लो सीधा, 16 × 48 तो 16, 8 दूनी 16, 2 से ये कटेगा 20, तो आपका आ जाएगा 10। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52। नो, क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपके पेन ड्राइव में ज्योमेट्री मैंने बहुत प्रॉपरली एक एक चीज पढ़ा दिया उसमें। तो देखिए, उसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। देखें क्वेश्चन, देखें। कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। भाई, तो चक्रीय चतुर्भुज मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक वृत्त के अंदर होता है। फिर क्या कहता है, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने नाम रख दिया ए, बी, सी और डी। फिर क्या कहता है, जिसमें कोण डी बी ए 50 डिग्री है। तो डी और कोण हमेशा बीच में होता है, तो बी और ये ए, ये वाला वो कह रहा है 50 डिग्री है। ठीक है भाई। फिर क्या कहता है ये, एंड एंगल ए डी बी 33 डिग्री है। ए डी बी यानी ये वाला जो एंगल है वो 33 डिग्री है। ठीक है, तो बी सी डी निकालो। बी सी डी मतलब ये एंगल निकालो, बी सी डी, दिस वन, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, अब आप ध्यान से यदि देखोगे तो ये वाला एंगल देखो, ए, डी और बी, क्या ये ट्राइंगल है। और यदि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो 50 और 3, 30, 33 जोड़ो, 50 3 80, 83 डिग्री हो गया। तो 83, 180 में से 83 घटाओगे, 180 में से आप ये 83 माइनस कर दोगे तो ये 97 बचेगा। अच्छा, उसके बाद जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज, उसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं मिलके। तो 97 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, 83, तो इसका मतलब ये 83 होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है। तो भाई 97 का ये हो गया, तो 180 में से 97 माइनस करो तो 83 पता चल जाएगा आपको। ये क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ। देखिए, तो क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो आप पहले लिख लो, देखो
हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं सीपी क्रय मूल्य, फिर क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य जो कि होता है हमारा एसपी, और फिर हमारा होता है प्रिंटेड प्राइस, है ना, जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य, है ना, एमआरपी। तो हमेशा छूट एमआरपी पे दिया जाता है, तो 10% छूट देगा। इसका क्या मतलब, आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्कशन पेन ड्राइव में करवाया हुआ है एक क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से वहां से यदि आप ने कॉन्सेप्ट किया होगा तो एक क्वेश्चन सेकंडों का है। देखो 10% कितना होता है 1/10। इसका क्या मतलब कि 10 रुपए की चीज पे वो 1 रुपए आपको छूट देगा और 9 रुपए में सामान दे देगा। फिर क्या कहता है कि बाद 12% लाभ अर्जित करता है। तो भाई 12% क्या होता है, 12/100 काट लो, 4 तिये 12 और ये 25, मतलब वो 25 रुपए के क्रय मूल्य सीपी के सामान को आपको 3 रुपए लाभ कमाता है और 28 रुपए में देता है। तो ये 2 रेशियो बन गया। तो 2 रेशियो को सिंगल रेशियो में कैसे बनाते हैं, याद है, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको यहां और फिर यहां। तो इन्हीं दोनों का हमसे रेशियो पूछा है, क्रय मूल्य का और एमआरपी का। तो ये 25 × 9 हो जाएगा, है ना, याद करो रेशियो सिखाया हुआ है आपको मैंने ये, और ये इससे गुना होगा तो 28 × 10, ये आ गया दोनों का रेशियो। काट दो जो कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 25, तो 9 5 45 रेशियो, 28 दूनी 56, 45 रेशियो 56। मतलब यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि भाई A रेशियो B और C रेशियो D को हम ऐसे लिखते हैं ना, A रेशियो AC BC DC, तो आप एकदम झटके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड का काम था ये, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप अपने पेन ड्राइव को बहुत प्रॉपरली पढ़ो, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए, देखिए क्या कहता है। कहता है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। ठीक है भाई, मुझे छात्रों की संख्या मिल गया। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच 5 × 6, 5 रेशियो 6 है लड़के तथा लड़कियों, बॉयज और गर्ल में। ठीक है, लड़कियों की संख्या बताइए। तो भाई जोड़ो, टोटल ये आएगा 11 बच्चे, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है टोटल 55 बच्चे हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 पंजे 30। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आओ, देखो क्या कहता है। किसी घड़ी को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचा जाए, मतलब 340 की जगह कितने में बेच रहा है, 350 में। ठीक है भाई, तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। देखो तो कितना लाभ हुआ, 40 की जगह 350 में बेचेंगे तो 10 रुपए का डिफरेंस है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो ये जो एक्स्ट्रा है 10 रुपए है, क्या यही 5% के बराबर नहीं है, वो कह रहा है ना 5% अतिरिक्त, तो 5% अतिरिक्त की वजह से 10 रुपए का बेनिफिट, तो 1% का कितना होगा, या सीधा 5%, 100% होता है ना टोटल क्रय मूल्य। तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 5 को 20 से गुना कर दो, तो 20 से यहां भी गुना कर दो, तो 200 आ जाएगा। या आप ऐसा समझ सको कि 5% इक्वल टू 10, तो 1% इतना, तो 100% कितना, 200 रुपए, उससे भी यही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहे किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या इतनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो 100 टोटल मान लिया, इसमें से 60 जो विद्यार्थी हैं वो बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 40। कहता है गर्ल्स 40 नहीं 812 है, तो कुल कितने स्टूडेंट है। इस 40 को 812 बनाओ, कैसे, ऐसे करके बनाओगे। अब ये संख्या हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 में भी कर दो, 100 × 812/40, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 0 और 2 6 12, तो 6 पंजे 30, 5 चौके 20। ठीक है, तो ये बॉयज का ये टोटल आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है तो कुल लड़के, अच्छा लड़कों का पूछा है, तो 60 में आप मल्टीप्लाई कर दो 812/40 से, तो 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 0 2 6 12, तो कितना आ जाएगा, 6 तिये 18, 1 4 तिये 12, 12 18, 12 18 दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आओ। 57th देखो क्या कहता है, देखिए तो 57th क्वेश्चन कहता है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, मतलब
600 में से 120 तो हम किससे चले, ट्रेन से, तो बचा कितना, 500 में से 100 गया तो 600 में से 100 गया तो 500, 500 में से 20 गया तो 480। ठीक है, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी हो जाती है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें टोटल टाइम लगता है 8 घंटे। ठीक है, कहता है यदि वही यात्रा ट्रेन में 200 किलोमीटर, यदि हम ट्रेन से 200 किलोमीटर जाएं और शेष यात्रा यानी 400 यदि हम ट्रैवल करें कार से, तो कहता है 20 मिनट अधिक समय लगता है। ऐसे में हमें 20 मिनट का समय ज्यादा लगता है। तो ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने ये करवाया है सारा। आपके पेनड्राइव में जो चैप्टर है टाइम डिस्टेंस, उसमें सारा करवाया हुआ है मैंने। देखो, तो अब हमें करना क्या है, जो ये यहां 8 था और यहां 20 मिनट ज्यादा, यानी 8 घंटे 20 मिनट। तो देखो ये कट जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ जगह थोड़ा मैं बना लेता हूँ, रुकिए। देखो, तो यहाँ देखो, यह जो किया था 120 किलोमीटर, ठीक है, वो किससे चला, ट्रेन से, प्लस 480 किलोमीटर किससे चला, कार से। तो मैंने ये ट्रेन की स्पीड टी मान ली, कार की स्पीड सी मान ली। तो मैं डिस्टेंस को यदि डिवाइड कर दूंगा स्पीड से तो टाइम आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटे। अच्छा, अब दूसरा वाला देखो, यदि 200 किलोमीटर मैं ट्रेन से चलूं और 400 किलोमीटर कार से चलूं तो मुझे कितना लग रहा है, 8 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट क्या होगा, 1/3 घंटे। यदि 20 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा ना। तो 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3, यानी 8 24 1 25/3। 8 घंटे 20 मिनट 25/3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको काट दो, देखो कट रहा होगा। 8 एकम 8, 8 6 48, 0, 8 एकम 8 और 4 0, 8 5 40। तो यह आएगा तुम्हारा 15t प्लस 60c इक्वल टू 1। और देखो ये क्या आ जाएगा, 25 से कम 25 और ये 16 से कट जाएगा और ये 25 8 200। ठीक है, और ये 3 जो है ना, ये जो 3 नीचे है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो जाएगा 8 तिये 24/t प्लस 16 तिये 48c इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वल हो गया तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख दो। ठीक है, मान लो यहां पे मैं रख दूंगा 15t प्लस 60c। ठीक है ना, तो ये 15 इधर आके माइनस होगा, तो 24 में से 15 गया तो ये बच जाएगा कितना, 15 5 20 4 24 9/t। और ये c वाला इधर लेके चले जाओ तो 60 में से 48 जाएगा तो 12c। हमसे इसने क्या पूछा, ट्रेन और कार। मान लो 2 मिनट के लिए हम c को मैं यहां लेके आ जाता हूं, तो c/t इक्वल टू क्या होगा, 12/9। तो 3 चौके 12, 3 तिये 9। ट्रेन और कार का रेशियो पूछा, तो पहले ट्रेन लिखेंगे, ट्रेन और फिर कार, 3:4। तो देखो 3:4 है कि नहीं ऑप्शन में अपने, 3:4 दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो असंयुक्त वृत्तों, असंयुक्त वृत्त का मतलब है जो दो वृत्त अलग अलग होंगे। तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पहला स्पर्श रेखा, टेंजेंट, देखो यदि ये वृत्त है, इसको छू के यदि कोई लाइन ऐसे जाता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, देखो एक तो ऊपर उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो इसको भी टच करे इसको भी टच करे, तो 1। ठीक है, ऐसे नीचे बना सकते हैं 2, ऐसे बना सकते हैं 3, जो इसको और इसको भी टच कर रहा है, और 1 4। तो टोटल 4 बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। 4 आप कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। 59th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है, देखो कह रहा है यदि DE पैरेलल BC है, DE और BC समानांतर है। ठीक है, इफ DE 3 है, BC 6 है। आप याद करो, मैंने आपको मैराथन क्लास में भी करवाया है, पेनड्राइव में भी करवाया कि यदि ये इसका आधा हो, ये 3 है ये 6 है ना, यदि DE आधा हो BC का, तो ऐसे केस में ये दोनों पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, बीच में होता है मिड पॉइंट। तो कहता है हमसे द एरिया ऑफ ADE, ऊपर वाला जो है उसका एरिया है 15,
देन एरिया ऑफ एबीसी, इसका एबीसी पूरे का एरिया बताओ क्या होगा, एबीसी पूरे का एरिया क्या होगा। तो याद करो मैंने आपको जब सिमिलर ट्राइंगल करवाया था, ये दोनों ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है ना, समरूप त्रिभुज। तो उसमें क्या होता है कि देखो ये एंगल दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों में ही है, ये एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल के इक्वल होगा। याद करो मैंने आपको कहा था कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन काटती है तो ये एंगल इक्वल होता है ना, एकांतर कोण, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो सिमिलर ट्राइंगल में मैंने क्या कहा था आपको, यदि किसी दो भुजा का रेशियो दिया हो और यदि आप उसको स्क्वायर कर दोगे तो वो उनके एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो एक का एरिया कितना दे दिया इसने हमें, एक का एरिया दे दिया 15, तो दूसरे का एरिया हमसे पूछा है, बड़े वाले का एरिया पूछा है, ठीक है ना। तो बड़े वाले का एरिया मैंने मान लिया x। अब देखो ये हो जाएगा 3 3 9, ये 6 6 36 इक्वल टू 15 और x निकाल लो यहां से, तो क्या आएगा 15 गुने 36 बटे 9, 9 चौके 36, 15 चौके 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। पेन ड्राइव में ज्योमेट्री की क्लास प्रॉपर्ली समरूप वाला क्वेश्चन मैंने आपको जब मैराथन क्लास ले रहा था तो उसमें भी बोला था कि समरूपता के ऊपर ये क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी दो साइड का यदि हमें रेशियो दे रखा है, मान लो पी और क्यू का रेशियो, पी क्यू और क्यू आर का रेशियो दे रखा है, स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। यदि उनके हाइट दे रखे हैं उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी एरिया का रेशियो आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, एरिया 1 और एरिया 2। मान लो इनका लंब दे रखा हो दोनों का, तो L1 बाई L2 दोनों का स्क्वायर कर दो इक्वल टू एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2 का आ जाएगा रेशियो। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है, तो इस पैटर्न को याद कर लो तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 60th पे। देखिए तो क्वेश्चन कहता है इसमें, यदि कोई पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, 5 का पूर्ण वर्ग 25, तो इस तरह का वर्ग कह रहा है, 6 से विभाज्य ना हो। यदि ऐसा कोई पूर्ण वर्ग है जो 6 से विभाजित ना हो, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पूर्ण वर्ग होंगे जो 6 से विभाजित नहीं हो और उसे 6 से विभक्त किया जाए, तो यदि हम 6 से उसे डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, ये कह रहा है। तो मुझे नंबर ऐसा लेना होगा, 6 से विभाजित करना है तो, है ना, तो 6 से तो बड़ा वैल्यू लोगे ना, तो जैसे मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 आएगा, तो ये नहीं लूंगा क्योंकि 6 से छोटा है। 3 3 9 ये ले सकते हैं, तो मैंने 3 का स्क्वायर लिया, कंप्लीट स्क्वायर है ना, कहा ना इसने पूर्ण वर्ग, तो 9 आएगा। 9 को यदि मैं 6 से विभाजित करूं तो क्या आ जाएगा, 6 कम 6 3 बच जाएगा। देखो फिर 4 का स्क्वायर ले लो, 4 चौके 16, 16 को 6 से विभाजित करो तो कितना बच जाएगा आपका रिमाइंडर, 6 दूनी 12, 4 16, 4 बच जाएगा। 5 का स्क्वायर लो तो आएगा 25, 25 को 6 से भाग करो तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। 6 तो लोगे नहीं क्योंकि 6 तो विभाजित, 6 का स्क्वायर 36, 6 इसे डिवाइड कर देगा, तो ये तो लेना नहीं है, तो 3 4 1 बच रहा है। हम आगे देख रहे कोई और भी संख्या बच सकता है क्या, तो 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर लो 49, 49 को 6 से विभाजित करो, 6 8 48, 1 बचेगा। 8 का करो 8 8 64 में 6 से भाग करो तो 10 4 आएगा, 10 6 60, तो 4 बच जाएगा ना। 9 करो, 9 में 81 को 6 से भाग दो, 6 कम 6 7 8, 2 बचेगा, यानी 21 6 3 18, 19 20 21 3 बचेगा। देख रहे हो 1 4 3 1 4 3, यही संख्या रिपीट होगा। मतलब 6 से यदि हम भाग करेंगे किसी ऐसे संख्या को जो पूर्ण वर्ग है और 6 से विभाजित नहीं होता है, तो यदि मैं उसको 6 से विभाजित करूंगा तो हर बार 6 4 1 6 3 4 1 3 4 1 3 4 1 शेषफल बचता चला जाएगा। तो 3 4 1 आपका आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। देखिए क्या कहता है, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 है, तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाया, ठीक है भाई, और इस तरह उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो हर भाई 5 रन की यदि औसत में वृद्धि हुआ है
तो इसका मतलब हर उसके मैच में 5-5 रन बढ़ा होगा, इसका मीनिंग यही है ना। तो 12 मैच में टोटल कितना बढ़ा होगा, 5-5 रन, तो यानी 12 पंजे 60 रन 120 में से तो चला गया होगा किसमें, उसके औसत को बढ़ाने में, तो बचा 60 रन जो उसने एक्स्ट्रा बनाया है। ठीक है, तो बताए कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है ना, तो यदि 5 रन हर पारी में बढ़ा तो 12 पारी खेला होगा तो 5 रन 60, तो उसको एवरेज बढ़ाने में लग जाएगा। तो 120 में से 60 रन तो एवरेज बढ़ाने में लग गया। तो 12वीं पारी में इसका मतलब उसने कितना बनाया, 60 रन, है ना, जो एवरेज था इसका मतलब। और 5 हर में बढ़ा है तो 12वीं पारी में भी 5 बढ़ा, यानी उसका अब नया एवरेज 65 रन का है। यदि आप ऐसे सोच पाओ तो, और ऐसे नहीं सोच पाओ तो ऐसे सोचो कि 11 मैचों का एवरेज ए होगा, 12वें मैच में क्या रहा होगा, 11 मैचों का एवरेज, 12वें टोटल 12 मैचों का रन का योग अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस 5 रन बढ़ गया। अब यहां से देखो S11 को हम 11A लिख सकते हैं। ये जो 12 रनों का मैच का रन है S12, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 11 रन 11 मैचों का रन यानी 11A प्लस 12वां मैच यानी 120 और अपॉन 12 इक्वल टू एवरेज ए प्लस 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11A प्लस 120 इक्वल टू 12A प्लस 60। तो ये 60 इधर लाके माइनस करो 120 में से, तो 60 बचेगा, 11A उधर लेके जाओ तो 12 में से 11A गया तो A बच जाएगा, यानी कि उसका एवरेज है 60। अब हर मैच में 5 एवरेज बढ़ गया है, तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, 60 प्लस 5 65, तो भी यही आएगा। देखो ध्यान से मैंने क्या कहा, इसको शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं। यार मैंने 120 रन बनाया 12वें मैच में, और मेरा 5 रन इसके वजह से हर एवरेज हर पारी का 5 रन एवरेज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब 5 रन यदि मैं हर पारी का इंक्रीज करूं तो 12 पंचे 60, तो 120 में से 60 रन तो मुझे एवरेज को इंक्रीज करने में लग गया, तो बचा 60 रन 12वें पारी का। इसका मतलब 12वें पारी में जो 60 रन है वो एवरेज है, वो अभी तक होता आया है, और उसमें 5 हर मैच में बढ़ गया, तो 12वें पारी में भी 5 बढ़ा, तो इसका मतलब 65 रन अब एवरेज है। या आप ऐसे से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, स्टिल अभी इसको आपको लगता है कि यार अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं आपको इसको। देखो सुनो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। भाई देखो 12वें पारी में टोटल 11 मैचों का रन एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, टोटल मैचों का सम अपॉन जितने मैच खेले वो। तो 11 मैच 11वें पारी में 11 पारी तक टोटल रन इतना हुआ होगा, और 11 तो डिवाइड करूंगा तो एवरेज निकलेगा। 12वें पारी में क्या हुआ, 12वें पारी में क्या होगा, 11 पारी तक का रन प्लस 12वां पारी 120, ये हो गया 12 पारी का रन है, उसको 12 से डिवाइड करूंगा तो औसत आएगा, जो कि अब A प्लस 5 है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, S11 का वैल्यू 11 गुने A होगा, वो यहां पुट कर देंगे, तो मेरा यहां से A निकल आएगा 60, मतलब मेरा एवरेज है 60। हमेशा एवरेज कितना रहा है, ये A कब का है, 11वें पारी का, तो 11वें पारी में एवरेज 60 था, तो 12वें पारी में भी तो 60 रहेगा ना, लेकिन 12वें पारी में 5 रन बढ़ा है, तो 12वें अब एवरेज कितना हो गया नया, 12 5 60 5 65। और ये देखो 12वें पारी में हमने लिखा है ना A प्लस 5 यानी 60 प्लस 5 65। कितने तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। देखो ये जो क्वेश्चन है 62 वाला क्वेश्चन आपका, ये क्या है, हमें इसने ये दे रखा है रूट अंडर, यहां तक रूट है और सबसे अंदर रूट है, ये हमें निकालना है कि इसका पूरे का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अंदर के रूट को ब्रेक करो, ठीक है ना। तो देखो अंदर वाला रूट क्या है आपका, 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो ना तो A प्लस, हमें इसको स्क्वायर में लाना है। यदि मैं इसको स्क्वायर में ले आऊंगा ऐसे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहां प्लस का साइन है, सोचो A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये, तो A होगा कुछ, फिर कुछ होगा B प्लस, याद करो 2 इंटू A, जो कि A हमें पता नहीं है और B भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूट 3 दे रखा है ना। देखो यहाँ पे इसको देखो 2AB, ये 2AB है, 2 इंटू A कितना है, इसमें से 2, ये 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, तो B कितना बचा, रूट 3। इसका मतलब ये A2B3, ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। आप इसको ओपन करो तो यही आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। तो इस रूट से ये जो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2
इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट ब्रेक कर जाएगा, तो अब क्या बचेगा, यहां वाला स्क्वायर। देखो अब क्या बचेगा, अब बचेगा 3 प्लस 8 और 2 प्लस रूट 3, ये बचेगा। अब इसको भी ब्रेक करो, तो 3 प्लस 8 दूनी 16, 8 रूट 3। ठीक है, अब सोचो यहां पे 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये 4 और रूट 3 का होल स्क्वायर है। ये 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको ब्रेक करोगे ना, 4 चौके 16, देखो यही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2a भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो इस यहां तक का मेरा आंसर क्या आ गया, अब मेरा आंसर आ गया -√3 प्लस 4 प्लस रूट 3। अब ये प्लस और माइनस कैंसल, तो रूट में बचा 4, 4 का आंसर 2, तो 2 आंसर जो है वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब 63rd में आओ। देखो 63 क्वेश्चन में थोड़ा आपको ब्रेन चलाना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये एक्चुअल में। देखो x प्लस 1 बटा x प्लस 4 का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, 119। अब मुझे क्या करना है, इसको कैसे भी ना स्क्वायर में लाना है, क्योंकि जब मैं स्क्वायर में लाऊंगा तभी तो ये आएगा x माइनस 1/x। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सुनो, a स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये कट ही जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, तो मेरा यहां पे प्लस 2 बचेगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, यहां मैंने प्लस 2 ऐड किया, तो इधर भी प्लस 2 ऐड करोगे भाई, एक जगह ऐड करते तो दूसरी तरफ भी ऐड करते इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा 121। अब ये स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11, यानी मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ -2 कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे माइनस लाना है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो यदि मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूं, तो देखो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी करूंगा, तो ये कट ही जाएगा और 2 बचेगा। तो एक्चुअली मेरा इतना तो आ ही गया था, यहां से -2 ही तो करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो इधर भी -2 किया मैंने, तो ये बच गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9, 11 में से 2 गया, तो अब ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो यानी क्या बच जाएगा 3, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू 3। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप उड़ा दोगे। आप बस ये था कि पेन ड्राइव के सारे चैप्टर आपके जो है ना बहुत ढंग से आपने उसमें से किए हैं, तो उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं मैथ में तो आप आराम से 48-45 तक जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है 64। देखो 64 क्या कहता है, तो थोड़ा जगह बताइए कि एक त्रिभुज ABC है, तो मैंने ABC बनाया, फिर इसने कहा BC को, तो मैंने BC को यहां रख लिया, BC को एक्सटेंड किया गया, तो ये A और ये D पॉइंट तक। फिर कहा इसने हमें ACD है ना, ACD 112 है, तो मैंने लिख दिया 112। ठीक है भाई, और आपको मैंने याद करो पेन ड्राइव में भी और मैराथन क्लास में भी दोनों में बताया था कि जो ये बाहरी कोण होता है एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों सामने के कोणों के योग के बराबर होता है, सम के इक्वल होता है, यानी A प्लस बी यदि हम करेंगे तो 112 निकलेगा। इसने हमें कहा कि जो B है वो 3/4A है ना, ये देखो इसने कहा ना एंगल B √3/4A है, एंगल B ज्ञात करो, कोण B ज्ञात करो। तो मैं ऐसा सोचो, मुझे B ज्ञात करना है ना, यदि मैं A रखूंगा तो A आ जाएगा, तो 3/4 एंगल A, तो मैं क्या करता हूं B को इधर ले आता हूं। ठीक है, तो और ये 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। तो इससे क्या होगा फायदा, या आपको ये नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको A मान लो, B हमें 3/4A बोल दिया, तो A प्लस 3A/4 इक्वल टू 112 ही होगा। ठीक है, आप सीधा ही रख लो, B कोई नहीं 180 में से घटा लेंगे। देखो सुनो, सॉरी 112 में से घटा लेंगे, तो 4 3 7, ये 7A 112 आ जाएगा, इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 7 6 के 42, 16 चौके 64, यानी A का वैल्यू आ गया 64।
तो बी कितना आएगा? तो बी हमें इसने बोला तो है कि जो बी है वो ए का 3/4 है, तो बी कितना आ जाएगा? 16 चौके 64, 16 3 48, 48 डिग्री आपका बी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो, यदि नहीं पता कि ये बाहरी एंगल इन दोनों के योग के बराबर है, ये नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए फिर कि ये जो लाइन है, किसी भी लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो यदि ये 112, तो ये कितना बचेगा? 112, तो ये 68 बच जाएगा। इन तीनों कोणों को जोड़ दो, इक्वल टू 180 कर दो, तो ए निकल आएगा, आपका बी भी निकल आएगा। फिर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, किसी भी तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 65 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए। देखिए क्या कहता है, ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा, देखो उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इस पे एक परिवृत्त बनाएगी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर इसकी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या, अच्छा एक बात मैं बताऊं और, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल पे परिवृत्त बनाते हैं, याद करो मैंने आपको सिखाया था, वो इसके कर्ण के बीच में बनता है, यहां पे बनता है, ठीक है ना। तो यहां से यहां ये 3, तो यहां से यहां भी ये 3 ही होगा, ये भी तो त्रिज्या ही होगा। उसके बाद देखो क्या कहता है और विपरीत शिरोबिंदु से कर्ण की ओर खींचे गए शीर्ष। देखो इसने उल्टा क्या भी दिया आपको कि कर्ण की तरफ, इसका मतलब जो जिसको ये नहीं भी पता होगा ना कि जो परिवृत्त जब बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, तो वो कर्ण पे आता है, वो भी पहचान जाएगा कि ये कर्ण पे बनता है, आगे पढ़ने से पता चल रहा है। और कह रहा है इस पे जो ये लंब खींचा गया है ये 2 सेंटीमीटर का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार देखो ये पूरा 6 और शीर्ष लंब 2 कट गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 66 कहता है किसी मीनार की ऊंचाई, तो एक मीनार है उसकी ऊंचाई दे दिया 50√3। मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी से, यहां से 50 मीटर की दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से कोई भी कोण क्या है आप सोचो, यहीं से कह रहा है वो उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण कह रहा है क्या होगा, बताओ ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी याद रखो राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में ये ऐसे होता है, ठीक है। ये 50 है, ठीक है, ये 50√3 है, हमें ये निकालना है, ठीक है। और यदि आपको ये नहीं भी निकाल के कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो एक याद रखो, जो हमारे मझले चाचा होते हैं गांव में, उनको हम क्या कहते हैं, लाल कक्का, काका कक्का, ये याद रख लो। या ये याद रख लो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। एक्चुअली ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का है। चलो ये क्वेश्चन रहने दीजिए, आपके ना ट्रिगोनोमेट्री अपने सिलेबस में आता नहीं है अभी। मान लो ये करना ही क्वेश्चन, खैर तो मैं करवा देता हूं आपको। हमें ये देखो लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो लंब बटे आधार, इसको हम कहते हैं, ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा। तो टैन थीटा आपका आएगा, लंब कितना है 50√3 और नीचे 50, 50 कट गया √3, तो टैन थीटा √3 होता है 60 डिग्री पे। ये जिसको पता होगा थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री वो कर लेगा। तो ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, ये एक्चुअली जब कर रहे थे तो लगा समकोण त्रिभुज से आ जाएगा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे दिया गया एक उसके तौर पे एज अ, मान लो चेंज हो ही रहा है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकता है। देखो जैसे अचानक एडवांस मैथ ऐड कर दिया। चलो 67 पे आओ, क्या कहता है, वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज 10% हो और दूसरे ब्याज की 12% हो, इतना रुपए की राशि 2 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा। देखो तो हमें क्या रखा है इसने कि हमारा ये प्रिंसिपल है, ये 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, यदि पहली
पहला वर्ष मुझे 10% इंटरेस्ट मिला, तो इसका 10% इंटरेस्ट 1,000 याद करो, मैंने 2 साल का आपको सिखाया हुआ है पेन ड्राइव में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। और जब 12% पे लूंगा तो 12% पे लूंगा तो पहले साल इसका इसका 12% हो जाएगा हमारा 1,200 रुपये, और इसका 12% हो जाएगा 120 रुपये। तो टोटल 1,000, 2,000, 2,000, 200, 300 है ना, तो 2,320 रुपये। तो 10,000 प्लस 2,320 रुपये, तो 2,000, 10,000 प्लस 2,320 रुपये आपका आ जाएगा दिस वन, थर्ड आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला ये क्वेश्चन ग्राफ का है। जिस तरह से चीज़ें बदला है, कोर्स बदला है, चीज़ें अब आप देखो कि एडवांस मैथ भी ऐड कर दिया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ट्रायल बेसिस पे हम लोगों ने दे दिया कि मान लो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है आपका ग्राफ का, तो क्वेश्चन ग्राफ वाला हम कैसे करते हैं। देखो इसने क्या कहा, नीचे दिए गए ग्राफ में अलग अलग देशों की प्रति एकड़ उपज दी गई है, ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब पहला कहता है द एवरेज यील्ड गिवन, दिए गए देशों की औसत उपज क्या है। तो दिए गए देशों की यदि मुझे औसत उपज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सभी को जोड़ो, सभी को पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम सभी को जोड़ेंगे तो देखो ये 200, उसके नीचे 160, उसके नीचे 120, ठीक है, फिर 132 ये वाला, फिर 132 के बाद नीचे 120 दिस वन, 120 ये है, और फिर है आपका ये 80। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा 80। अब सबको ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ये यार 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 812, 812। और कितने देश हैं टोटल, 6 से भाग कर दो। तो जब आप 6 से भाग करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 6 कम 6, 6 तिया 18, तभी में 3 है ना, उसके बाद 6 तिये 6 पंचे 30, यानी 135 वाला क्वेश्चन आंसर, यानी 4th आ जाएगा। ठीक है, बस इसको डिवाइड करना है, कर लेना। देखो कहता है अब भारत की प्रति एकड़ उपज पाकिस्तान की प्रति एकड़ उपज से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पाकिस्तान से कह रहा है तो उसका 160, 160 पे कितना ज्यादा है, देखो भारत का 200 तो 40 ज्यादा, परसेंटेज के लिए 100, 4 चौके 16, 1/4 25%। नेक्स्ट कहता है सभी देशों की मिलाकर कुल उपज में से श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है, श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है। ठीक है, सभी देशों को मिलाकर, तो सभी देशों को मिलाकर 812 है टोटल, अभी क्या था, उसमें से श्रीलंका का कितना है, देखो 132 है और गुने 100 कर दो, काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आएगा लगभग 16.2 के करीब। ठीक है, चलिए 71वां देखो क्या कहता है, यदि सभी देशों की उपज को आरोही क्रम में लगाया जाए, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से, वैसे ही हमने ऊपर अभी जो किया था, ऐड किया था, तो जोड़ा था जब, तो वही वैसे ही लगाया था हमने। तो पहले 3 देशों की कुल उपज और अंतिम 3 देशों की कुल उपज से क्या अंतर होगा। ठीक है, तो जो पहले 3 देश हैं, ठीक है, और लास्ट के 3 देश हैं, उनका डिफरेंस ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जो पहले के 3 देश आएंगे, यदि हम आरोही क्रम में इसको सजाएं तो बढ़ते हुए क्रम में, तो वो ऐसे है 80, 120, फिर 120, देखो ग्राफ देखो 132, 160 और 200। तो पहले 3 लास्ट के 3 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 492, और नहीं 492 क्यों आएगा ये,
बारह बारह कितना, 320 और 492, तो 492 में से 330 माइनस कर दो, 320, तो कितना आएगा 172। ये आ गया आपका तीसरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, एक संख्या को जब हमने 6 से भाग कर दिया, अब वो संख्या मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, 6 से भाग कर दिया तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या के वर्ग को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है, तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, देखो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई हमने उस संख्या, वो ये संख्या है उसको 6 से भाग कर दिया तो 3 आया, कहता है इस संख्या को के वर्ग को जब 6 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी वर्ग बचेगा, यानी 9 बचेगा। लेकिन 6 से तो ये 9 एक बार और भाग हो जाएगा ना, तो 9 में से 6 माइनस कर दो 3, क्योंकि शेषफल हमेशा जितने से आप भाग करते हो उससे छोटा बचता है, बड़ा तो बचता नहीं है। तो ये 9 6 से एक बार और कट जाएगा तो 3 शेषफल बच जाएगा। 73 पे आओ। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। देखो तो 3 से 7 कैसे आया होगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, फिर 7 दूनी 14 है और 2 16 है ना, 7 दूनी 14 प्लस 2 14 15 16, 2 बढ़ गया। ठीक है ना, अब 16 में 3 से कर लो, 16 3 48 49 50 51 है ना, तो 16 3 48 49 50 51 और यहाँ ये 35 है। लेकिन यहाँ पे 3 से क्यों करेंगे, यहाँ पे 2 से ही करो ना, ये भी तो 2 ही से है। तो 16 दूनी 32 32 33, 16 दूनी 32 और 1 2 तो यहाँ 3 ही ले लो, इस तरह का बढ़ रहा है पैटर्न, तो 35। ठीक है, फिर 35 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 4 ऐड करेंगे 74, लेकिन ये है 70। ठीक है ना, तो गलत संख्या 70 है आपका। एक्चुअली क्या हो रहा है, सभी संख्या में जैसे 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 ऐड हुआ, फिर अगले में 7 में 2 मल्टीप्लाई हुआ और 2 ऐड हुआ, फिर 16 में 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ऐड 3 हो रहा है, फिर 35 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड 4 होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आओ। 74 क्या कहता है, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रन 63 का औसत 63 है। देखो 11 पारियों का कुल योग बटे 11 है ना, औसत आएगा 63। फिर कहता है एवं उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 है। 6 पारियों का, प्रथम 6 पारी का औसत 60 है, तो 6 पारी में टोटल कितना रन बनाया होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 36 360 बनाया होगा। अगला 5 का हमें निकालना है। एवं अंतिम 6 पारी, जो अंतिम 6 पारी होगा है ना, 6 से लेके 11 तक का, तो वो भी टोटल पारी तो 6 ही है और औसत 65 है, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 3 6 6 पंजे 30 0 3 6 6 36 37 38 39 390। अभी देखो जब हम ऐसा कर रहे थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और लास्ट के छठी में भी हमने ये 6 2 बार जोड़ दिया है। ये 6 जो है ना, ये 2 बार जा चुका है, उसके द्वारा छठी पारी में बनाया गया रन, तो 360 में से 300 ये वाला ना माइनस करो तो 30 आएगा। ठीक है ना, सॉरी माइनस मत करो, ये पहले 6 पारी और बाद के 4 पारी इसको ऐड करो, 0 9 6 15 1 3 3 6 7 750। लेकिन टोटल 11 पारी जो है इसका कितना आना चाहिए, देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 6 3 9 और 6 इतना आना चाहिए। ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जो छठा पारी है वो 2 बार जोड़ में चला गया, तो उसको माइनस करो तो छठा पारी आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7। ठीक है ना, और ये बचा 4, 14 में से 9 गया तो 9 6 9 5 14, तो 57। ठीक है ना, तो 57 का है 4th।
देखो एक्चुअली हमने क्या किया, जैसे सोचो, देखो इसने क्या कहा ना, पहली पारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। तो पहली 6 और लास्ट के 6, तो ये 6 छठी पारी बार बार ऐड नहीं हो गया, 2 बार। तो हमने इसका पहले का योग प्राप्त कर लिया, फिर इसका योग प्राप्त कर लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने से टोटल 11 तक के जोड़ के बराबर होना चाहिए, और टोटल 11 तक का जोड़ 693, और ये ज्यादा हो गया 750। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि ये 2 बार जुड़ गया। तो 750 में से ये माइनस कर दो, तो वो जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो बाहर आ जाएगा आपका। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 75 पे आओ। देखो 75वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। ठीक है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, 9 और 7 है। एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या 256 है, जोड़ लो, 9 7 16, 256, 16 16 गुना होना चाहिए। लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़के तथा लड़कियों, तो 16 गुने 7, 16 पंचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 112 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब 76 पे आओ। 76 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। कह रहा है कि ये 55 किलोमीटर की दूरी है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है। एक की स्पीड जो है वो कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं ऐसे। कहता है फिर कितने समय बाद वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर पृथक रहेंगे। कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर बच जाएगा बस, ठीक है। देखो जब टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको करवाया था पेन ड्राइव में, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति एक ही तरफ आए तो इनकी सापेक्ष चाल जो होगी वो होगी 12 + 10 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, ये टोटल दूरी 55 है, 55 में से 11 किलोमीटर तो हमें बचाना है, माइनस कर दो यानी 44। तो ध्यान से देखो 44 किलोमीटर 22 के स्पीड से 2 घंटे में चलेंगे, ठीक है ना। और 2 घंटे के बाद ये यहां आ जाएगा, ये यहां जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर बच जाएगी। तो 2 घंटे के बाद। नेक्स्ट देखो 77 क्या कहता है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखो जब ट्रेन कभी भी ऐसे चीज को पार करे जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती है, तो ट्रेन एक्चुअल में अपने लंबाई को ही पार करती है। और जब ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करे जिसमें, जैसे कि पहाड़ को, रेलवे स्टेशन को, तो ट्रेन अपनी डिस्टेंस को प्लस वो जो चीज दिया होगा उसके उस चीज के डिस्टेंस को क्रॉस करेगी। मान लो एक ट्रेन क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को, तो टोटल लंबाई हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और जितने टाइम में क्रॉस करता है उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। लेकिन जैसे खंबा है, पेड़ है, इंसान है, इन सबको पार करे तो उसकी दूरी को हम नहीं जोड़ते। क्यों? उनकी कोई चौड़ाई होती नहीं है उतनी। ट्रेन के यदि आप सापेक्ष में देखेंगे तो उसकी एक पेड़ की चौड़ाई कितनी होगी? 0 के लगभग, है ना। तो वो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, मतलब वो ये जो 12 सेकंड है इसमें अपनी ही दूरी को तय करती है ट्रेन, इसलिए 12 से भाग दे दो, ठीक है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए देखो, जब भी आपका मीटर पर सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए आप क्या करो, 18/5 से गुना कर दो। और जब किलोमीटर पर आर हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से भाग कर दो। अब देखो ये 18/5 या 5/18 तो आपको याद रह जाएगा, आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा पहले ऊपर आएगा। तो जब मीटर छोटे को बड़े में चेंज करोगे तो बड़ा नंबर ऊपर, जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो बड़े को छोटे में चेंज कर रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर। अभी हम मीटर पर सेकंड से
ये मीटर में था और ये सेकंड में था, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, बड़े में तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। अब इसको काट पीट मचा दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 तिये 15 0, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और ये 15 तिये 45। ठीक है। 78 वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से पराजित हो जाता है। देखो जैसे मान लो 100% पूरा वोट होगा, उसमें से जो हारा है वो 40% मत प्राप्त किया है, तो जो जीता होगा वो 60% मत प्राप्त किया होगा। तो ये कितने मत से हार गया? 20 मत से। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 20 नहीं, 298 मतों से ये हारा है। तो इस 20 को 298 बना लो। ठीक है, तो मतदाता की कुल संख्या क्या होगी? तो इस 20 को 298 बनाने के लिए मैंने सिखाया हुआ है आपको, 298 से गुना कर देंगे, इसी 20 से भाग कर देंगे। अब ये संख्या हर जगह गुना कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो टोटल मत हो जाएगा 298 बटे 20। 20 पंचे 100, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 4 9 45, 4 49, 4 5 दूनी 10, 4 14, 1490। देखो कह रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी इजी। देखो यदि मैं इसको -2 कर दूंगा, इसको -2 कर दूंगा यहां पे, ठीक है, या आप ऐसा करो, इसको स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर लो, तो आपका क्या निकल आएगा? a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 4। हमको तो इतना ही चाहिए, तो इस 2 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 पे आओ। क्या कह रहा है? एक वस्तु जिसका मूल्य 700 रुपए है, ठीक है, अंकित मूल्य यानी MRP, उस पर 2 क्रमिक बट्टा 20 और 10 का दिया गया। पहले 20% का छूट, मतलब 20% होता है 1/5, यानी 5 की चीज को 4 में बेचा। फिर 10% छूट यानी 1/10, यानी 10 की चीज को 1 रुपये छोड़ा 9 रुपए में बेचा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बस काट पीट मचा दो, ठीक है, और 5 से काटोगे इसको, 5 × 5 6 7 2 और 5 2 0 5 चौके 20, ठीक है, 9 चौक 36 गुने 14, 14 चौक 5 17, 4 चौक 84, 42 और 8 50, 504। समझ में आया? 700 पे पहले मैंने 20%, 1/5 होता है, 5 की चीज पे 1 छोड़ दिया, 4 रुपए में बेचा। फिर 10% छोड़ा, 10% 1/10, 10 पे 1 छोड़ेगा, 9 में बेचेगा। काट पीट मचाओ, आंसर आ जाएगा आपका 81 पे। आओ क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, 40। पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 20% की वृद्धि कर दो, 20% 1/5, तो 5 से 1 बढ़ जाएगा 6। 30% 30/100 काट दो, 10 में 3 का बढ़ेगा, तो 10 से 3 बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बस काट पीट मचाना है, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 00, 6 चौके 24 00, फिर 13 से मल्टीप्लाई 0 0, 13 चौके 52, 5 13 दूनी 26, 5 31, तो तीसरा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो। देखो क्या कहता है? चावल के मूल्य में 20% की कमी, यानी 100 रुपए से अब वो 80 रुपए हो गया, होने पर एक विक्रेता 1200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर ले जाता है। देखो तो 80 रुपए पे अब मैं 20 रुपए का ज्यादा चीनी ले जाऊंगा, यानी 1/4। मतलब यदि मैं 4 किलो पहले खरीदता था तो अब 1 किलो ज्यादा खरीदूंगा। क्वेश्चन कहता है 5 किलो ज्यादा, तो इस 1 को 5 बनाओ, यहां भी 5 से गुना करो, तो 5/20। मतलब पहले मैं 20 किलो ले जाता था, अब मैं 5 किलो ज्यादा ले जाऊंगा उसी 1200 रुपए में। ठीक है ना? तो क्या पूछा हमसे? चावल की घटी हुई प्राइस। तो अब मैं 25 किलो ले जा रहा हूं, 20 + 5 25 किलो उसी 1200 रुपए में, तो 25 से डिवाइड कर दो तो 1 का आ जाएगा। 25 चौके 100, 20 25 8 200, 48 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब चीनी की प्राइस 48 रुपए प्रति किलोग्राम है। 83 पे आओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। ठीक है, थोड़ा जगह बनाते हैं। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न, मतलब मान लो 100 रुपए उसकी सैलरी है, तो 60 रुपए विभिन्न चीजों पे उसने खर्च कर दिया। उसकी आय में 20% की वृद्धि की। अच्छा चलो,
तो अब वो बचाता कितना है, इतना तो उसने खर्च किया, तो बचत कितना किया 40। उसके आय में कहता है 20% की वृद्धि कर दें, तो यदि 20% इसको बढ़ाओगे तो 100 का 120 120 हो जाएगा। अब भी ये कुछ खर्च करेगा और कुछ बचत करेगा, तो क्या कहता है देखो 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब इसका व्यय भी 10% बढ़ गया, तो 60 का 10% बढ़ाओ, इसका 10% 6, तो 66 हो जाएगा। अब खर्च 66 हो गया, तो 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 54 रुपये बचत करता है। तो पहले 40 करता था, अब 54 करता है। क्या कहता है उसकी बचत की प्रतिशत ज्ञात करो। तो 40 उसकी बचत में प्रतिशत कमी, तो उसकी बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति आय का 60% भाग में 2 पे खर्च कर दिया, उस हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, 10% बटा 66 हो गया। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग। अरे परसेंटेज डिक्रीज का हुआ, इंक्रीज हो गया ये तो 40 पे 14 रुपए का इंक्रीमेंट है। यानी देखो वकायदा होना तो ये चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा इसने क्या कर दिया है, कभी कभी क्या होता है ना, हमें जब अब आंसर नहीं आया मेरा तो मैं सोचूंगा आखिर क्यों नहीं आया। तो एक्चुअली कभी कभी इन क्वेश्चंस में वो क्या करता है, देखो 100 था 120 हो गया ये। अच्छा पहले 60% खर्च, 60 100 का 60% 60 आएगा, तो 40 बचत करता था। अब ये क्या कर रहा है, इस 60 का 10% नहीं इंक्रीज कर रहा है, होना तो ये चाहिए था। देखो क्या रहा है ना कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज, यानी एक्सपेंडिचर जो 60 रुपए था वो 10% इंक्रीज होगा, लेकिन उसने 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब 60 में 10 ऐड कर देगा, 70% कर देगा। तो जब भी इस देखो एक्चुअल में ये होना चाहिए था, लेकिन जब भी इस तरह में क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो सोच लिया करो इसमें ये 10% ऐड तो नहीं कर दिया इसने, 70%। तो 1200 का 70% कितना होगा, 84, तो 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 8 गया तो 8, 2 8, 11 में से 8 गया तो 8 2 10 11, 8 3 11, तो 40 से 36 हो गया, डिक्रीज हो गया ना, इसीलिए ये कमी पूछ रहा है। जबकि एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, इस 60 का 10% इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इसने इस तरह से करके दिया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये कमी दिख रहा है ना, तो 40 लगा के मुझे यदि 4 का कमी हो रहा है तो 1/10 यानी 10% की कमी। ऐसे ही पानी, एक क्वेश्चन आता है जिसमें किशमिश का पानी, सूखे फलों का पानी सूखने पे इतना % पल्प बचता है, वो वाला क्वेश्चन, उसमें भी कई बार ऐसे करता है। ठीक है ना, तो वहां भी देख के थोड़ा ध्यान से करना कि ये इसका बढ़ा रहा है या इसका बढ़ा रहा है। ठीक है, यदि इसने कमी कह दी थी, अभी तो मैं जब इससे कर रहा था तो ये तो बढ़ोतरी आया। एक्चुअल में होता भी यही है कि आपने ये बढ़ाया, उसके बाद आपका खर्च इतना आया, तो खर्च को 10% बढ़ाओगे ना ये, और यदि तुम इसका भी बढ़ाओगे, इस 60 का 10%, तो 6 बढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो 66 ही आना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है 60 में 10 जोड़ देता है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन कर देता है माइंड में वो, मतलब एग्जामिनर इस तरह की चीजें खेल देता है, तो आप ध्यान रखना। चलो 84 क्वेश्चन में आओ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक विषम बाहु त्रिभुज, कोई एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, कहता है भुजा ए बी, यहां ले लो ए, यहां ले लो बी, यहां ले लो सी। कहता है भुजा ए बी एवं बी सी, ए बी और बी सी की लंबाई 12 और 8 है। कहता है त्रिभुज का कोण सी 90 डिग्री है। ये कोण सी जो है ना, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो यदि ऐसा दे दे तो अब तुम फिर इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोण सी यहां ले लो, ए यहां ले लो, बी ले लो यहां। ठीक है, ए तुम यहां भी ले सकते थे। तो इसमें दिया क्या, ए बी आपको 12 दे दिया और बी सी 8 दे दिया, तो ये कितना होगा यार, ध्यान से देखो थोड़ा, इसको काटो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कर्ण का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मैंने बताया है। देखो ये एक्चुअली में 2 से काटो, 4 और 2 6 12। ठीक है ना,
या फिर पाइथागोरस ही लगा दो यार, या ये एक्स ले लो, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। 12 12 है 144, 80 80 64, यहाँ आके माइनस होगा 0, 14 में से 6 गया 8, और ये स्क्वायर धरा के लग जाएगा। तो 80 का रूट निकालना है, अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 9 में 81 होता है, 80 80 64 होता है, ठीक है। ये 80 आ रहा है ना, तो 80 80 64 तो बहुत कम हो जाएगा, 9 में 81, तो लगभग ये 81 होता तो 9 होता, और अप्रॉक्सीमेट ही कह रहा है, लगभग निकालो तो 9 आ जाएगा। चलिए 85 पे आओ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 85, एक माता एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र का औसत। तो याद करो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या सिखाया है ना, पेन ड्राइव में एज वाला क्वेश्चन, कि हमेशा बीच में वर्तमान होता है, वर्तमान। तो वर्तमान से पहले 12 साल पहले, ये कह रहा है ना, देखो 12 वर्ष पूर्व, मतलब कहां से, वर्तमान से 12 वर्ष पहले, ये मान लो माँ, ये है, कौन कौन है, माता और ये पुत्री। तो माता जो है 8 गुनी थी पुत्री की, और वर्तमान में इनके आयु का योग 60 है। तो एक बात सोचो, 12 साल पहले इनके आयु का योग क्या होगा, तो 12 इसका भी घटेगा, 12 इसका भी घटेगा, तो 24 घटेगा, तो 60 में से 24 घटा दो, तो यानी कि 36 था उनका योग। योग करो तो 8 + 1 9 है ना, तो 9 से भाग कर दो, 9 चौके 36, यानी 4 यहां भी गुना होगा, 4 यहां भी गुना होगा। अब तुम देखो 8 चौक 32 और 4 36 आ जाएगा ना। तो ये 32 साल की थी और ये 4 साल की थी। 12 वर्ष बाद ये 44 की हो जाएगी, और 12 4 ये 16 की हो जाएगी। यही पूछ रहा है वो। 86 पे आओ। एक नाव की अनुप्रवाह चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो हमेशा नदी नीचे आती है, तो नीचे की तरफ 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऊपर की तरफ ऊर्ध्व प्रभाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वो नदी के विपरीत जाती है। तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की जब भी ऐसा अप स्पीड और डाउन स्पीड दिया हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग कर दोगे, तो नाव की आ जाएगी स्पीड। ठीक है, नाव की स्पीड आ जाएगी शांत जल में, तो 14 4 20 4 24 बटे 2 यानी 12 आ जाएगा। और यदि नदी का पूछता, धारा की पूछता चाल, तो 14 में से 8 माइनस करते और 2 भाग कर देते। 9 आपका धारा और प्रवाह वाले चैप्टर में करवाया हुआ है, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद वाले, टाइम डिस्टेंस के बाद वाले चैप्टर में, तो 3 आ जाता। धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस व्यक्ति की इस नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। चलो 87 पे आओ। देखो 87 क्या कहता है, एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही जी, देखो भाई, तो क्वेश्चन ने कहा कि 80 वस्तुओं को उसने 2400 रुपए में खरीदा, जब बेचा तो उसने यही तो कहा कि सभी को 16% के लाभ पे बेचा, तो 80 वस्तुओं को वो 16% के लाभ पे बेचेगा, यानी 2400 रुपए की चीज को 16% लाभ, यानी 100 की चीज को 116 में बेचेगा। काट दो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौके 24, 6 2 8, और 2 2 4 6 1 7 और 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है एक वस्तु की विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 80 से भाग कर दो। 80 से भाग करोगे तो पहले 8 से करो, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 64, और ये एक जीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 34.8 आ जाएगा एक वस्तु का मूल्य। भाई पहले मैंने क्रय मूल्य दिया था, 16% लाभ पे बेचा, तो इतना आया, तो 80 से डिवाइड कर दिया। भाई वस्तुएं तो 80 थी, 80 से भाग कर दो, एक का निकल आएगा। चलो 88 पे आओ। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 88 आपका क्या कहता है, श्याम ने इतने रुपए की धनराशि को 18 माह के लिए इतने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक दर, मतलब हर 6 महीने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो हर 6 महीने और 18 महीने में 3 का ग्राफ बन जाएगा, 6 3 18, तो 4096 को इसने हर 6 महीने पे तो
18 महीने का पहला 6 महीना, दूसरे 6 महीना, तीसरे 6 महीना, 3 का ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ आपका हमेशा 2 या 3 का बनेगा, आप हमेशा ध्यान रखना। 12.5% का मतलब 25/2 और हर 6 महीने पर, ये तो साल का है ना, तो हाफ ईयरली के लिए 2 से और डिवाइड करो, आधा कर दो, है ना, परसेंटेज के लिए 100 से भाग करो, तो 1/16 आ जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/16 है, तो इसको 1/16 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 256। याद करो ये तीनों सेम होता है ना। फिर इसका 1/16 यानी कि 16 16 16 आ जाएगा, फिर इसका 16 1 आ गया 3 का। तो अब सारे को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 2 6, 4600 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन 5000 नहीं होगा, तो 49 4913 जोड़ोगे तो यही आएगा। देखो 6 कम 6 12 6 18 6 24 24 36 36 एक 37 37 और 6 6 12 एक 13, लास्ट का 3, ठीक है, और वो 3 इसमें है, ये दोनों तो संभव ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐड होकर आ जाएगा, 4049 से ज़्यादा नहीं होगा, तो लगभग यही आंसर आएगा। तुम जोड़ोगे भी तो यही आएगा, अप्रॉक्सीमेशन देख लो ना ऐड करके। और नहीं आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं सर आएगा नहीं आएगा, तो ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो 6 6 12 6 18 भाई 1 5 3 15 1 16 6 1 2 3 6 1 7 ये आ गया, 16 3 48 और 1 49 ये आ गया। तो 9 6 15 5 9 6 15 15 5 20 3 23 हो जाएगा, 2 6 4 10 9 19 20 21 भाई 2 हो जाएगा, 7 2 9 और 4 वही आएगा। जोड़ोगे भी तो आएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, तो उससे थोड़ा टाइम बच जाता है और कुछ नहीं है। अगला देखो, ए की अपेक्षा बी 2 गुना कार्य करता है। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। देखो ये ए है और ये बी है, तो बी से 2 गुना काम ए करता है, यानी बी प्रति घंटे 1 काम करता है, तो ए 2 काम करता है। इफ बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डे। अब कहता है यदि बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? भाई अब देखो, एक दिन में ये एक काम करता है तो 12 दिन में 12 काम किया होगा, टोटल काम 12। ए इस काम को और बी इस काम को मिलके करे तो एक दिन में ये मिलके 3 काम करेंगे, 3 से टोटल को 12 को भाग कर दो, 3 चौके 12, 4 दिन में कर देंगे पूरा काम। चलो 90 पे आओ, देखो क्या कहता है। ये कहता है एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है, खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, प्लस कर दो, तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। आधी टंकी को 10 घंटे में, तो पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा खाली करने वाला नल को, ऐसा लगता है, ठीक है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? आधे भाग को भरने का समय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 20 और 12 का एलसीएम लेके यहाँ पे कर दो यार, 12 4 पंजे 60 कर दो, तो ये भरने में कितना टाइम लगाएगा? 12 पंजे 7 5 घंटे, और ये पूरा इसको खाली करने में कितना टाइम लगाएगा? ठीक है, तो 20 3 60, 3 घंटे में खाली कर देगा बड़ी टैंक को ये, ठीक है। कहता है आधी खाली टंकी के आधे भाग को भरने के लिए, तो एक बात देखो, ये 5 भरता है, ये 3 खाली करता है, तो पर घंटे 2 भरेगा, तो आधा टंकी 30 को भरने में 2 से डिवाइड कर दो, 15 घंटे लगेंगे। एक बार फिर देखो, सॉरी, खाली टंकी के आधे भाग को भरने में, आधा भाग यानी 30 को भरने में कितना लगेगा टाइम? ठीक है, 15 घंटे ही लगेगा, बिल्कुल ठीक किया मैंने। देखो 12 20 60, ठीक है ना, ये 5 भरता है, ये 3 खाली करता है, तो अब जब दोनों को एक साथ खोल देंगे, दोनों को एक साथ खोला है ना, साइमल्टेनियसली बोला ना, ओपन साइमल्टेनियसली, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तो जब मैंने आपको आंसर की दिया था तो एक्चुअली ये 30 दे दिया था, गलती से 15 होगा आंसर, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि साइमल्टेनियसली लिखा है, मैंने अलग अलग करके दे दिया था। तो खैर इसने एक साथ बोला है तो 30 को 2 से भाग करो ना, 15 घंटे में बढ़ जाएगा। चलो 91 का देखो, कह रहा है इसको आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? इससे बड़ा ये होना चाहिए, देखो है क्या, 4 3 12 7 1 7, ये 12 और ये 7, बड़ा ये यहाँ ये होना चाहिए था बीच में, यानी ये गलत है। ये देखो 7 दूनी 14, 5 चौके 20, तो ये वाला तो ठीक है, 20 3 20 4 3 12 होगा, ये 7 1 7, तो
तो ये बड़ा होना चाहिए था सबसे, तो ये भी गलत। ऐसे करके देख लिया करो। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, देखो ये बड़ा है तो इधर की तरफ लगाए, ठीक है। 7 दूनी 14 है और 5 चौके 20, ये वाला बड़ा, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करके पता कर लिया करो। आपने समझा क्या किया भाई? मैंने क्या किया, 1 3 2 5, भाई इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? यदि ऐसे लगा हुआ है तो ये बड़ा होना चाहिए, तो देखो 5 को यहाँ गुना करो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो बड़ा निकल गया ना ये। और फिर 4 और 7 को करो, तो 7 दूनी इसको इससे मल्टीप्लाई करो 14, इससे 20, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है। तो ये क्रम सही दिया हुआ है, बाकी सारे में क्रम गलत दिया था। जैसे इसमें ये बड़ा हो गया था और ये छोटा हो गया था, तो क्रम गलत हो गया ना, जबकि बड़ा ये होना चाहिए। आरोही क्रम का मतलब ही क्या है? साइन भी दे दिया उसने, इसमें तो कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। चलिए 92 देखो भाई, इस 101 को कितनी बार भी तुम करो, 101, 1001 गुना 1001, एक 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 गुना हो गया तो एक ही आएगा ना यूनिट, उसका इकाई अंक। और इसका इकाई अंक कितना आएगा? ये तो बस 2 आएगा, तो जब ऐड होगा तो 2 1 3 होगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पावर तो कुछ है ही नहीं। देखो एक्चुअली क्या है, जो ये वाला नंबर है ये कुछ भी आए, लेकिन इकाई का अंक ये आएगा, इस नंबर को जोड़ो ऐसे, तो इकाई का अंक जुट के तो 3 ही आएगा। इकाई का अंक पूछ रहा है वो। मैंने आपको इकाई अंक कैसे निकालते हैं नंबर साइकिल के तरीके से बता रखा है आपके पेन ड्राइव में, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। 93 पे आओ। देखो यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, मान लो 100 रुपये कमाता है, 40 भोजन पे खर्च कर दिया, 20% मकान के किराए पर, 20 किराए पे दे दिया, ठीक है भाई, किराए पे 20 दे दिया, पर शेष का 70, शेष कितना बचा? 40 20 50, 40 20 60, तो 40 बचा। तो इस 40 का 70 बच्चों के, 70% बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, कितना प्रतिशत बच गया, ये पूछ रहा है। तो खर्च कितना कर दिया देखो, तो इसने 0 0 0 कटा 7 49 रुपये खर्च कर दिया, बचा कितना? 40 में से 49 गया तो ये तो गलत हो गया भाई, 40 50 60, 60 तो 40 बचा। इस 70 का, सॉरी ये 40 था ना, इस 40 का 70%, तो 7 चौके 28 रुपये खर्च कर दिया इसने बच्चों की पढ़ाई पे, तो बचाया कितना? 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12, तो 100 रुपये में इसने 12 रुपये बचा लिया, यानी 12% सेव कर लिया। नेक्स्ट देखो, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपए है, 30%, सॉरी, if selling price of 16 item is equal to the cost price of 20% of the item। अच्छा ठीक है, देखो सुनो, जब भी इस तरह बेची हुई वस्तु हो, याद करो मैंने आपको सिखाया है कि जब पैसे की बात आए तो नीचे लेते हैं सीपी, क्रय मूल्य, और जब बेची हुई वस्तुओं की बात आए तो नीचे बेची हुई वस्तु लेते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो सीपी और एसपी, इसने कहा 16 वस्तुओं को उसने बेचा, तो उसके पास इक्वल हुआ वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% ऑफ आर्टिकल, तो 16 का 20% कितना आएगा? 1/5, तो 20%, 1/5, तो कटपिट क्या आ जाएगा? ये 16/5 आ जाएगा, जो भी आ जाए, ठीक है, 16/5 आ जाएगा। तो इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, देखो दोनों में से यहाँ के नीचे 1 ले लो, कौन बड़ा है? ये 16 पंचे 80 और ये 16 कम 16, तो ये बड़ा है ना। तो 16 वस्तुओं को बेचने पे बस इतने के पैसे आए, यानी लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? तो 16 में से 16/5 माइनस कर दो, 16 पंचे 80, 80 में से 16 गया तो 80 में से 10 गया तो 70, 70 में से 6 गया तो 64, 64/5 और नीचे 16 भी है, इंटू 100 का उसे लॉस हो गया। 16 चौके 64, 20 25 और 20 चौके 20, ये था 64/5 और नीचे एक 16 भी था और 100, तो 16 चौके 64, 5 से काटेंगे तो 15 से 0, 20 चौके 80। अरे देखो, तो ये जब काटा तो 80% आया, ठीक है ना। अब 80% कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है, तो एक्चुअली में 80% होना चाहिए था आंसर, 80%, ये ऑप्शन रॉन्ग है, 80% होना चाहिए था आंसर। चलो नेक्स्ट आओ, इसका क्रमागत बट्टा निकालना है, तो पहले 20 और 15 का निकाल लो, तो 20 + 15 माइनस 20 गुने 15/100, तो 35 माइनस 20 पंचे 100, 5 दिए 15, तो 32 आ जाएगा। फिर 32 और 10 का निकाल लो, तो आ जाएगा 32 + 10,
42 और माइनस करना है 3.2 क्योंकि जीरो भी तो है ना यहाँ पे। तो 42 में से जब तुम माइनस करोगे 3.2 तो 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8 और ये 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखो क्या कहता है। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन कह रहा है। मूलधन 10 रुपये था, ठीक है, और ये यहाँ पे मिश्र धन 12 रुपये हो गया। तो वार्षिक दर की ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें मेरा 10 रुपये मूलधन है, 2 रुपये ब्याज है, यानी 10 रुपये लगा के मुझे 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। यानी 1/2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, 1/5 कितना होता है 20%। 100 से डिवाइड करोगे 5 10 0 20% आएगा ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, क्या कह रहा है। दो संख्या 3:4 में है, तो भाई दोनों संख्या में यहाँ x लगा होगा या r लगा होगा, जो रेशियो में मैं लेता हूं। कहता है इनका लघुत्तम, लघुत्तम निकालो तो 4×12 x हो जाएगा लघुत्तम। इसका जो लघुत्तम आएगा 12x, जो कि कह रहा है ये 48 है, तो 12 चौके 48, 4 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू। यानी ये है 4×12 और ये 4 चौक 16, 12 और 16 है। तुम देखो 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो 48 तो आएगा, तो इसका मतलब अपना नंबर ठीक आया 12 और 16। तो पूछता क्या, तो उनका योग कितना होगा, जोड़ दो, 6 2 8, 1 1 2 28 आ जाएगा। 98 पे आओ, क्या कहता है। ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी की क्षमता ए से 40% अधिक है। देखो ऐसे, ये ए और ये बी। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और 40% मतलब 40/100 काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना। तो क्या कहता है, और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। यानी ए यदि 5 काम करता है एक दिन में, तो ये एक दिन में 7 काम करता है। 5 2 7, 2 अधिक। तो बी कितने दिनों में काम समाप्त कर देगा, तो बी कितने दिनों में ये काम समाप्त कर देगा। तो भाई यदि ये 70 दिनों तक काम करता है और एक दिन में 5, तो 70 × 5 टोटल काम ये था। तो बी कितने दिन में कर देगा इस काम को, 70 × 5/7, 50। 99 पे आओ, देखिए। तो 99th क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन रेस का आया हुआ है पहले भी। कहता है ए तथा बी 5 किलोमीटर की एक दौड़ 400 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। देखो ये एक वृत्ताकार मैदान है और हमें ए और बी का ना रेशियो दे रखा है, देख रहे हो, उनकी गति का रेशियो। यानी जब जब ये 5 किलोमीटर दौड़ेगा तो ये 4 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है। मान लो यहां से रेस शुरू किया दोनों ने, तो सोचो 400 मीटर का रेस कोर्स है, ये यहां से यहां तक 400 मीटर है, तो 400 मीटर और ये 500 मीटर, ठीक है। तो जब सोचो, जब बी यहां से यहां तक 400 मीटर दौड़ेगा, है ना, तो ए 500 मीटर दौड़ चुका होगा, तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे कब, हमेशा जब भी मिलाना हो। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है ट्रैफिक लाइट का, कि सारी ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जुड़ेंगी, सभी लोग, सभी घंटियां एक साथ कब बजेंगी। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो एलसीएम निकालो, मतलब वो नंबर जो इन दोनों को इन से कट जाए। तो 5 और 4 का एलसीएम 20, यानी 2000। 2000 एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मतलब जब ये दोनों 2000 मीटर दौड़ेंगे तो एक दूसरे के एक बार क्रॉस करेंगे। सोचो भाई ये 100 मीटर आगे गया एक बार में, है ना। फिर मतलब कि 4 बार दौड़ेगा तो 400 मीटर, है ना। तो 4 बार में 5 चौके 20, 2000 नहीं हो जाएगा, ऐसे भी सोच सकते हो आप। या सीधा याद रखो, ऐसे केस में एलसीएम लेना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो 2000। मतलब हर 2000 मीटर पे ये एक बार इसको ए बी को पछाड़ेगा। तो टोटल रेस 5000 का है, तो इसको 2000 से डिवाइड कर दो, देखो तो कितनी बार पछाड़ा, 2.5 बार, है ना। तो 2.5 बार अप्रोक्सीमेटली 2 बार हुआ, है ना। तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसका एरिया निकालने को कह रहा है। तो मैंने आपको कहा था ना कि टोटल एरिया πr² 360 डिग्री से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री का जितने का भी दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 112 36 3, तो 22/7, r 4 × 4 है और नीचे ये 3 है आपका, 4 चौके 16
और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 32, 3 35 और 21 से भाग कर दो तो 21 एकम 21, 4 1 2 4 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 से मत करो, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 आया। ठीक है, पॉइंट ले लो 0, है ना। अब आ जाएगा 7 बार में तो 16.75 के करीब आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था पूरा मैथ का आपका जो है टेस्ट 1 का रिजल्ट। कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई होगी उन क्वेश्चन को अब आज ही सीख लेना कि ये है इसका करने का तरीका, तो आज के बाद वो क्वेश्चन गलत ना हो। टेस्ट सीरीज करने का यही एक पर्पस होता है कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ उस क्वेश्चन को मैं आज ही सीखूंगा, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आज उस कॉन्सेप्ट को मैं सीख लूंगा। तो आप 100% ऐसे करके 10-12 टेस्ट जब देते हैं, 10 टेस्ट भी दे देंगे तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने हमारे पेन ड्राइव कोर्स को नहीं लिया है वो पेन ड्राइव कोर्स को लें और अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से करें। पेन ड्राइव लेने के लिए 9205330671 पे कॉल करिए। और 4500 का पेन ड्राइव है, मैं कह रहा हूँ ये 4500 आप आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई में खर्च किया होगा ना उन सब पे भारी पड़ेगा। ये 100% आपको जो है ना आपको सिलेक्शन करवा के देगा। ठीक है, तो आज ही पेन ड्राइव लें और प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना आरंभ करें और निश्चय करके जीत करें कि जब मैं एग्जाम दूंगा अपना प्रिपरेशन करके तो मेरा 100% सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।